So today we are going to start the most important topic of cardiovascular system which is the cardiac cycle because बहुत से students हैं जिनको ये इसको देखने के बाद ही confusion start हो जाती है but today we are going to simplify it to an extent कि आपको जो भी question इस cardiac cycle से आएगा you'll be able to solve it. So इससे पहले we have covered this cardiovascular anatomy. So if anyone wants to go through this lecture I'll put the link in the description. So इसको लाजमी देख लीजिएगा. So we are going to start cardiac cycle here. तो कार्डिक साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसी डायग्राम को. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि इसमें कौन से कंपोनेंट्स को हम देख रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द ईसीजी एंड ईसीजी इज़ गोइंग टू बी योर इवेंट मार्कर. जैसे पी वेव है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, तो यहीं से हम रिलेट करेंगे बाकी कंपोनेंट्स के साथ. दिस राइट एट्रियल प्रेशर और द जेवीपी, इसको देखेंगे, हार्ट साउंड्स को देखेंगे और इसके साथ साथ हम लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर और एओर्टिक प्रेशर को देखेंगे. सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम इन सब को इंटीग्रेट करेंगे और की पॉइंट्स निकालेंगे जो हमने मेमोराइज करने हैं और जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी बेसिक्स ऑफ द ईसीजी. सो ईसीजी में एक कंडक्शन पाथवे है, यू ऑल नो वेरी वेल. सो सिंपल रिवीजन हम इसकी कर रहे हैं. सो द कंडक्शन पाथवे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एसए नोड इन ए नॉर्मल इंडिविजुअल. सो एसए नोड से द इम्पल्सेस विल मूव टू द एट्रिया एंड फ्रॉम द एट्रिया टू द एवी नोड. From this AV node, the impulses move to the bundle of His, and from this bundle of His, we have the right bundle branch and the left bundle branch. This left bundle branch will give rise to left anterior and left posterior fascicles. सो जितना अभी तक हमने देखा है इसको हम इस डायग्राम में देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस एसए नोड. इस एसए नोड से द इम्पल्सेस विल मूव टू द एट्रिया एंड फ्रॉम एट्रिया टू द एवी नोड, और एवी नोड से इट इज़ गोइंग टू मूव टू द बंडल ऑफ हिस विच विल गिव राइज टू द राइट बंडल ब्रांच and the left bundle branch. This left bundle branch will give left anterior fascicle and the left posterior fascicle. तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी. उसके बाद जो बहुत एक हाई यील्ड पॉइंट है कि ये जो एसए नोड है इसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि डिफरेंट एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि बहुत कन्फ्यूजन कॉज करते हैं और आप एंड तक एग्ज़ाम वाले डे तक इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एसए नोड की लोकेशन क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लोकेशन को देख लेते हैं. सो फर्स्ट इसकी जो लोकेशन है इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनालिस, which is present near the superior vena cava opening. So this is taken from the first aid. So अगर कोई लोकेशन का पूछता है कि ऐसे नोट की लोकेशन क्या है, so अगर if this is present in the option, so you can prefer it and there should be no doubt. Apart from this, location of ऐसे नोट की बात करें तो it is also present in the upper wall of the right atrium at the junction where superior vena cava enters the right atrium. So this right here, this sentence is taken from Teach Me Anatomy, which is a very credible source. So even अगर ये भी ऑप्शन में होता है so you can prefer it और ये ऑप्शन भी आपका ठीक होगा. Thirdly, if at all something like this is present in the options, like upper part of the sulcus terminalis, very close to the opening of
सुपीरियर वेना केवा। सो दिस स्टेटमेंट इज टेकन फ्रॉम दी स्नेल्स एनाटमी। सो अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल होता है तो इट विल बी द राइट ऑप्शन। सो देर इज़ नो नीड टू बी कन्फ्यूज कि इसमें सीक्वेंस क्या है या इसमें हमने किसको प्रेफर करना है। सो जो भी आपके पास ऑप्शंस में अवेलेबल है, दीज आर दी सोर्सेज जिसके साथ मैंने आपको बता दिया है। सो यू कैन मार्क इट एंड देर शुड बी नो कन्फ्यूजन। अच्छा, लोकेशन आपने एसए नोड की देख ली। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि दिस एसए नोड is the inherent pacemaker of the heart। सो इनहेरेंट पेसमेकर का मतलब है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में जो वर्क करता है एज अ पेसमेकर, ये होगा एसए नोड। अब इसकी इनहेरेंट डोमिनेंस क्यों है? बिकॉज दिस एसए नोड हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिस्चार्ज। सिर्फ इस वजह से, because it has the highest rate of discharge, that is why it is the inherent pacemaker of the heart। so अगर हम इसको सीक्वेंस में लिखें, so SA node is more than the AV node and then the His Purkinje fibers, bundle of His or the Purkinje fibers। अब इसका क्या मतलब है कि जो SA node it fires around 60 to 80 beats per minute, and if SA node is not functioning in a patient, so this AV node will take over the control because its firing rate is 40 to 60 beats per minute times per minute। and if AV node is not functioning in the patient, or if the heart rate is even less than 40, so we can say कि इस heart का जो pacemaker है it is present somewhere in the bundle of His or the Purkinje fibers below the AV node। so अगर एक patient का heart rate 60 to 80 चल रहा है, rest assure कि pacemaker is the SA node। if the heart rate is within the range of 40 to 60, then the pacemaker may be AV node। and if the heart rate is even low और यहाँ पर 20 से 40 के दरमियान में है, सो यू कैन मार्क वेंट्रिकल्स, यू कैन मार्क बंडल ऑफ हिस, यू कैन मार्क Purkinje फाइबर्स डिपेंडिंग अपॉन द गिवन ऑप्शंस। अब ये तो बात होगी इसकी पेसमेकर कैपेसिटी की, पेसमेकर जो है ना उसकी रेट ऑफ डिस्चार्ज की। बट इसमें एक और चीज़ भी आपने अंडरस्टैंड करनी है, विच इज़ स्पीड ऑफ कंडक्शन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंडक्शन सिस्टम। सो स्पीड ऑफ कंडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है His Purkinje फाइबर्स की। सो His Purkinje फाइबर हैज़ द हाइएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी। इसके बाद देयर इज़ एट्रिया, then the ventricles and eventually the AV node जहाँ पे कंडक्शन सबसे ज़्यादा स्लो होती है, AV node। okay, so why this His Purkinje fibers has the highest velocity? अब ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, because it has less number ऑफ मायोफाइब्रल्स। इसमें मायोफाइब्रल्स की स्ट्रेंथ क्योंकि नंबर्स कम होते हैं, दैट इज़ वाई द स्पीड ऑफ कंडक्शन इज़ वेरी हाई, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ वाइडर डायामीटर, दैट इज़ वाई द स्पीड इज़ वेरी हाई। सो अब AV नोड में स्पीड सबसे ज़्यादा कम होती है और इसमें जो डिले होता है इट इज़ अबाउट 100 मिली सेकेंड्स। सो इसकी स्पीड ऑफ कंडक्शन स्लो होती है, दैट इज़ वाई देर इज़ अ डिले ऑफ 100 मिली सेकेंड्स विच अलाउ फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने अंडरस्टैंड की हुई हैं। इसके अलावा AV नोड की अगर हम लोकेशन की बात करें, सो यू मस्ट नो कि अगर SA नोड की लोकेशन का आपको पता है, देन यू मस्ट नो कि AV नोड की लोकेशन क्या है। इट इज़ बेसिकली लोकेटेड इन दी इंटर atrial septum near coronary sinus opening। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंडक्शन सिस्टम, एंड सो इसके बाद वी कैन सिंपली मूव टू द ECG। सो दिस इज़ अ सिंपल ECG स्ट्रिप। तो इसमें यू कैन अप्रिशिएट दिस P वेव, एंड देन देर इज़ अ QRS कॉम्प्लेक्स, और QRS कॉम्प्लेक्स के बाद देर इज़ अ T वेव, सो देर कैन ऑल्सो बी अ U वेव। सो सिंपली हम इसको बेसिक चीज़ें इसकी रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस P वेव इट शोज द एट्रियल डीपोलराइजेशन, ओके, and this QRS complex is for the ventricular depolarization। so इस QRS complex के पीछे hidden होती है atrial repolarization B। so
एट्रियल रिपोलराइजेशन हमें नज़र नहीं आती बिकॉज ऑफ द ग्रेटर मास एंड साइज ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन ईसीजी में जब आ जाती है सो इट मास्क द एट्रियल रिपोलराइजेशन, जो कि हमें नॉर्मल ईसीजी पे नज़र नहीं आती। बट देयर इज़ अ कंडीशन जहाँ पे एट्रियल रिपोलराइजेशन कैन बी सीन, और वो कंडीशन है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में कोई रिलेशनशिप नहीं रहता एंड दे बीट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। सो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली बीट कर रहे हैं, सो इट मे नॉट बी नेसेसरी कि जहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है वहीं पे एट्रियल रिपोलराइजेशन आके मास्क हो जाएगी। सो यू कैन अप्रिशिएट एट्रियल रिपोलराइजेशन एज वेल, बट इन द कंडीशन नोन एज अ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसके बाद वी हैव द टी वेव, एंड टी वेव इज़ फॉर द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। सो ये तो चीज़ें आपने थोड़ी बहुत देख ली, बेसिक बहुत बेसिक थी ये चीज़ें, आई बिलीव कि आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। सो क्विक रिवीजन ऑफ अदर कंपोनेंट्स एज वेल। सो वन ऑफ इट इज़ पी आर इंटरवल। सो पी आर इंटरवल is going to be from the beginning of the P wave to the beginning of the QRS complex. सो QRS कॉम्प्लेक्स की बिगनिंग तक। सो यहाँ पर लुक हेयर कि यहाँ पर P वेव स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो रहा है। सो इसके दरमियान में दिस राइट हेयर इज़ द PR इंटरवल। सो PR इंटरवल के साथ साथ यू मस्ट नो कि देर इज़ अ टर्म नोन एज PR सेगमेंट एज वेल। सो PR सेगमेंट का आपको पता होना चाहिए कि ये बिगनिंग के बजाय इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द P वेव। सो P वेव के एंड से स्टार्ट होगी एंड अगेन इट फिनिशेस एट द बिगनिंग ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स। सो अगर हम इसको देखें, इसके बाद अगर देखें कि नॉर्मल PR इंटरवल कितना होता है। सो नॉर्मल PR इंटरवल की अगर हम बात करें, सो PR इंटरवल इज़ नॉर्मली 120 मिली सेकेंड से इट इज़ 200 मिली सेकेंड्स तक। सो इसके दरमियान में अगर PR इंटरवल हो तो इट इज़ नॉर्मल। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर PR इंटरवल ग्रेटर देन 200 मिली सेकेंड्स हो जाए, जो कि अपर नॉर्मल लिमिट है, सो दैट कैन बी अ रीज़न, दैट कैन बी ड्यू टू फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो हार्ट ब्लॉक्स वाले टॉपिक में विल स्टडी दैम इन डिटेल, बट फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के हवाले से अभी इतना याद रख लें कि अगर आपके पास अपेरेंटली ECG इज़ नॉर्मल एंड ओनली द PR इंटरवल इज़ ग्रेटर देन 200 मिली सेकेंड्स, देन यू कैन डायग्नोस द केस एज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक. So if at all it is less than 120 millisecond, which is the लोएस्ट नॉर्मल लिमिट, तो अगर ये 120 से भी कम हो जाता है तो देर मे बी प्री एक्साइटेशन. सो प्री एक्साइटेशन क्यों है? प्री एक्साइटेशन का मतलब है कि देर इज़ एन असेसरी पाथवे. असेसरी मतलब एक एक्स्ट्रा पाथवे जो नॉर्मली नहीं होता. देर इज़ एन असेसरी पाथवे बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स, और AV नोड को वो कवर ही नहीं कर रहे क्योंकि AV नोड की वजह से वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 100 मिली सेकेंड का डिले आता है, या फिर प्री एक्साइटेशन हो सकती है, और देर मे बी जंक्शनल और नोडल रिदम. सो दैट ये जो टर्म्स हैं विल स्टडी दैम इन ग्रेटर डिटेल जब हम पैथोलॉजी वाले टॉपिक को देख रहे होंगे. सो वन इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन द PR इंटरवल एंड द PR सेगमेंट की अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें इनको, तो इंटरवल वर्सेस सेगमेंट अगर हम देखें, सो इंटरवल में क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द P वेव है एंड P वेव शोज द एट्रियल डीपोलराइजेशन, तो इसका मतलब है कि इंटरवल जो है PR इंटरवल इट शोज एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड अलोंग विद दैट इट आल्सो शोज द AV नोडल डिले. सो ये दो चीज़ें होती हैं इंटरवल में. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द सेगमेंट, बिकॉज इट स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ द P वेव, सो दैट इसमें एट्रियल डीपोलराइजेशन नहीं होती, इट ओनली सजेस्ट AV नोडल डिले. सो यहाँ पर बात जो इतनी डिटेल करने का मकसद ये था कि अगर AV नोडल डिले पे बात होती है, AV नोडल डिले पे बात होती है, और आपके पास लेट से ऑप्शन A में PR इंटरवल है और ऑप्शन B में
PR सेगमेंट है, सो आप किसको क्लिक करना चाहेंगे? सो यहाँ पे यू नीड टू क्लिक PR सेगमेंट बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ AV नोडल डिले है, जबकि PR इंटरवल में AV नोडल डिले के साथ एट्रियल डीपोलराइजेशन भी है। बट अगर लेट्स से कि दिस इज नॉट इन द ऑप्शन, सो यू मे क्लिक PR इंटरवल बिकॉज इट कंटेन्स द AV नोडल डिले। सो अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक सिनेरियो देख लेते हैं। लेट्स से अगर बॉडी में सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हो रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो गई है, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में क्या होगा? हार्ट इज़ गोइंग टू बीट फास्ट ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी सिंपैथेटिक पाथवे एक्टिव होगा तो हार्ट विल बीट फास्ट, और हार्ट बीट फास्ट होने की वजह से जस्ट टेल मी कि PR इंटरवल पे क्या फ़र्क आएगा? सो द PR इंटरवल इज़ गोइंग टू डिक्रीज़, PR इंटरवल डिक्रीज़ हो जाएगा एंड हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। सो बिल्कुल ऑपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए। सो अगर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, सो द हार्ट विल बीट स्लो एंड देयर विल बी एन इंक्रीज़ इन दी PR इंटरवल। सो यहाँ पर हमने ECG में जो हम ECG पढ़ रहे हैं उसमें वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द P वेव और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अगला सेगमेंट है QRS कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं QRS कॉम्प्लेक्स के हवाले से। सो QRS कॉम्प्लेक्स जनरली नॉर्मल इंडिविजुअल में इट इज़ लेस देन 100 मिली सेकेंड्स। सो 100 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। इफ़ एट ऑल आपके स्नैरियो में देर इज़ अ टॉल QRS कॉम्प्लेक्स और अ QRS कॉम्प्लेक्स विद एन इंक्रीज एम्पलीट्यूड, तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाइपरट्रॉफिड वेंट्रिकल, क्योंकि जितना वेंट्रिकल स्ट्रॉन्ग होगा, जितना हाइपरट्रोफिड होगा, उतना ही QRS कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। लेकिन अगर स्नैरियो में लोअर एम्पलीट्यूड का QRS कॉम्प्लेक्स आ जाए, अगर जिक्र हो लो एम्पलीट्यूड का, तो देर मे बी वन रीज़न ऑफ द लो एम्पलीट्यूड विच इज़ ओल्ड MI। सो दीज आर वेरी हाई यील्ड पॉइंट्स रिगार्डिंग द QRS कॉम्प्लेक्स दैट आई वॉन्ट कि आपको पता होना चाहिए। सो QRS कॉम्प्लेक्स के बाद देर इज़ अनदर टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज़ एंड दैट इज़ QT इंटरवल। सो QT इंटरवल क्या चीज़ है? QT इंटरवल होगा स्टार्ट ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स से। सो QRS कॉम्प्लेक्स इसमें शामिल है और ये चलता जाएगा और फिनिश होगा एंड ऑफ द T वेव पे। सो आपने ऑलरेडी कंपोनेंट्स किए हुए हैं। सो इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं QT इंटरवल में? क्योंकि स्टार्ट ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स से हो रहा है, सो इट मीन्स के इसमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी शामिल है। इसके बाद जो ST सेगमेंट है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी वेंट्रिकल्स भी शामिल है। और उसके अलावा क्योंकि ये एंड ऑफ द T वेव तक है और T वेव शो करती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, सो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन भी शामिल है। तो ये तीनों चीज़ें QT इंटरवल कवर करता है। सो QT इंटरवल के बाद लेट्स जस्ट मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट विच इज़ दी ST सेगमेंट, जो कि आपको पता है, आपको बताएगा रिगार्डिंग दी ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो द ST सेगमेंट क्या है? इट्स एन आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, तो बिल्कुल उसमें कोई एम्पलीट्यूड आपको नहीं मिलता। सो ये शो करती है कि वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली डीपोलराइज। वर्ड समझने की कोशिश करें कि जो QRS कॉम्प्लेक्स है, इट शोज के वेंट्रिकल्स, इट शोज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, बट द ST सेगमेंट सजेस्ट कि वेंट्रिकल्स आर completely depolarized। सो ये जस्ट प्ले ऑफ वर्ड्स है, तो इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। सो ST सेगमेंट सजेस्ट वेंट्रिकल्स आर completely depolarized। ओके, सो ST सेगमेंट और क्या शो करता है? इट शोज कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टले ऑन द ECG, क्योंकि ये चीज़ आई बिलीव आपको पता है। लेट्स से दिस इज़ एन ECG और दिस इज़ द P वेव। सो P वेव बेसिकली शो कर रही है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, बट एक्चुअली यहाँ पर P वेव डीपोलराइजेशन को शो हो रही है, बट जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन है वो P वेव के बाद हो रही है। सो सिमिलरली QRS कॉम्प्लेक्स क्योंकि शो कर रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, तो ST सेगमेंट शो कर रहा है, इसके बाद वाला सेगमेंट शो कर रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। सो कंडक्शन पहले होगी और कॉन्ट्रैक्शन बाद में होगी। तो ये चीज़ आई बिलीव कि आपको पहले से इसका अंदाज़ा है। So moving on to the third point which is very important and high yield, कि जो
एक्शन पोटेंशियल का प्लेट्यू फेज है. सो प्लेट्यू फेज इज जो एक्शन पोटेंशियल क्या है, इट इज़ एट द एस टी सेगमेंट. सो एस टी सेगमेंट, ई सी जी पे जो एस टी सेगमेंट, इट ऑल्सो शोज द प्लेट्यू फेज. और आपने एक्शन पोटेंशियल से यू नो कि प्लेट्यू फेज में होता है कैल्शियम इनफ्लक्स. सो अगर क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम इनफ्लक्स सबसे ज़्यादा किस ई सी जी के पार्ट में होता है, सो योर आंसर शुड बी एस टी सेगमेंट. And lastly, one important point is a J point. So J point basically J कहते हैं junction को. It's a junction between the QRS complex and the ST segment. So क्योंकि ये आइसोइलेक्ट्रिक है और बिल्कुल बेस लाइन पे होता है, लेट मी शो यू द J पॉइंट हेयर. सो J पॉइंट बिल्कुल जंक्शन पे है ST सेगमेंट और QRS कॉम्प्लेक्स के. तो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ST सेगमेंट एलिवेशन है या ST सेगमेंट डिप्रेशन है. सो अ फ्यू मोर हाई यील्ड पॉइंट्स ऑफ द ECG टॉपिक. सो इसमें ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टले कब होता है, सो यहाँ पे टर्म फोकस कर रहे हैं ऑनसेट पे. सो बेसिकली QRS कॉम्प्लेक्स इज शोइंग डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन जब होती है उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसको हम सिस्टले बोलते हैं. सो अगर ऑनसेट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टले की बात होती है, सो यू कैन राइट कि आर वेव से सिस्टले स्टार्ट हो जाता है. सो QRS कॉम्प्लेक्स की आर वेव से. सो ECG जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सो विच कंपोनेंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दी ECG, तो वो है SA नोड. सो ये बात याद रखें कि ECG इज़ एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट व्हेन द हार्ट इज़ पार्शली डीपोलराइज्ड एंड पार्शली रिपोलराइज्ड, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द हार्ट डीपोलराइज होता है, कुछ पार्ट ऑफ द हार्ट रिपोलराइज होता है. सो ड्यूरिंग ECG हार्ट इज़ पार्शली डीपोलराइज्ड एंड पार्शली रिपोलराइज्ड. And one important thing कि ECG does not record electrical activity generated in the SA node. So SA node की जो अपनी action potential है, SA node का जो अपनी activity है, वो ECG पे हमें नज़र नहीं आती. So these are all very important high yield points related to ECG. और ECG के बाद we will jump to the next topic which is JVP. So now we are going to start a second most important segment of this chapter, which is JVP. And JVP is basically jugular venous pulsations or jugular venous pressure. So to understand this, we do not expend a lot of time on this topic. So simply just a simple recall कि ये anatomy के हवाले से. So let's draw this diagram. This is, let's say if this is the right atrium and this is the right ventricle. So right atrium और right ventricle के दरमियान में this right here is the tricuspid valve. Okay, so right atrium is connected to the vena cava or the caval system. So this inferior one is known as the inferior vena cava and the superior one is known as the superior vena cava. So superior vena cava के साथ you have simply this internal jugular vein. So as there is no valve between the caval system and the right atrium, so any changes in the pressure of the right atrium can simply be elicited in the jugular vein और the caval system. So simply right atrium में जो भी pressure changes हो रही हैं वो हमें jugular vein में पता चल जाती हैं. So if we can put a probe in the jugular vein, we'll get a tracing like this. So this is known as the JVP. So simple कुछ हम देख लेते हैं. So normal JVP की value क्या होती है? So normal JVP is 6 to 8 centimeter of water. So what is the meaning of 6 to 8 centimeter of water? So this measurement is taken from the midpoint of the right atrium. So let's say if this is the midpoint of the right atrium, ऊपर तक जहाँ तक इसकी पल्सेशन हमें फील होती हैं उसके दरमियान में देर मस्ट बी a distance of 6 to 8 centimeter of water. So 8 centimeter of water is basically the water column जो हम यहाँ से measure करते हैं. So अगर हम बात करें center of the right atrium की, तो center of the right atrium से लेकर angle of Louis और the manubrosternal angle,
तो यहाँ तक देयर इज़ अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। सो हम जब मैयर करते हैं तो बेसिकली हम JVP मैयर करते हैं अबव द एंगल ऑफ लुई। सो अबव द एंगल ऑफ लुई इट शुड नॉट बी मोर देन 3 सेंटीमीटर। सो अगर ये 3 सेंटीमीटर से ऊपर होती है सो वी कैन से दैट द JVP इज़ रेज्ड। सो सिंपली यहाँ तक बताने का मकसद सिर्फ ये था कि एनी प्रेशर चेंजेस इन द राइट एट्रियम कैन सिंपली बी सीन इन द जुगुलर वेन, जिससे हम ट्रेसिंग लेते हैं, दैट इज़ आर जुगुलर वेनस पल्स। So इसमें we have the A wave, the C wave, the X descent, the V wave and the Y wave। So दो तरीके हैं, या तो सिंपली यू नीड टू कि आप एक एक वर्ड के साथ अंडरस्टैंड कर लें कि क्या आंसर होगा, सो दैट वुड बी इनफ, दैट वुड सफाइस। बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें JVP को, सो दैट जिस भी तरह का क्वेश्चन आता है यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। और आप एक दफ़ा इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे सो यू विल नॉट हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। सो सिंपली वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। सो सिंपली हम देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है। लेट्स से कि अगर ECG को देखें तो दिस इज़ द P वेव, दिस इज़ द QRS कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर इवेंचुअली T वेव आ जाती है। सो P वेव बताती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। सो आफ्टर द एट्रियल डीपोलराइजेशन क्या होगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी। सो व्हेन एवर देयर इज एन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सो ऑब्वियसली द प्रेशर इन द राइट एट्रियम इज गोइंग टू इंक्रीज। सो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो राइट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से देर विल बी एन इंक्रीज इन दी JVP पल्स, और ये हमें मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ द A वेव। सो सिंपली मेमोराइज दैट A wave of the JVP simply represents the atrial systole। सो एट्रियल सिस्टले की वजह से जो प्रेशर चेंजेस और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है राइट एट्रियम में, उसकी वजह से देर विल बी एन इंक्रीज इन द प्रेशर कॉलम इन द इंटरनल जुगुलर वेन और यहाँ पर JVP इज गोइंग टू इंक्रीज, और जो इंक्रीज वेव है दैट इज़ द A वेव। सो A वेव इज सिंपली फॉर द एट्रियल सिस्टले। अब उसके बाद क्या हो रहा है आफ्टर द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, आफ्टर द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली देयर इज़ अ QRS कॉम्प्लेक्स। सो जो QRS कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होना है, वेंट्रिकुलर सिस्टले। जब वेंट्रिकुलर सिस्टले होगा द प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स इज गोइंग टू इंक्रीज, और जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज मोर देन द एट्रियल प्रेशर देन दिस ट्राइकस्पिड वॉल्व इज गोइंग टू बी क्लोज्ड। सो जब ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होगा और उस क्लोज होने की वजह से जब उसकी वॉल्स ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व इट बल्जेस इनटू द राइट एट्रियम, तो उसकी वजह से थोड़ी सी पल्स मिलेगी, राइज इन द प्रेशर इन द राइट एट्रियम, इट इज़ नोन एज द C वेव। सो सिंपली C वेव ऑफ JVP रिप्रेजेंट्स क्लोजर ऑफ द tricuspid valve and simply bulging of the tricuspid valve into the right atrium। So simply अगर इसको मैं दूसरे वर्ड्स में लिखूँ, it basically is showing right ventricular contraction। So after the contraction जब सारे का सारा जब ये tricuspid valve it bulges into the right atrium, तो उसके बाद क्या हो रहा है, because the atria has already contracted, so now is the time for the atria to relax। so जब atria relax करेंगे so obviously the pressure in the right atrium is going to fall। so उस fall of the pressure को we can see as an X descent। so simply this X descent is due to the right atrial रिलैक्सेशन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद कॉन्ट्रैक्शन की वजह से A वेव बनी थी और इसके रिलैक्सेशन की वजह से X डिसेंट बन रही है। और याद रहे कि यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व इज स्टिल क्लोज्ड। गॉट इट। सो इसके बाद जैसे ही X डिसेंट हो गया ऑब्वियसली द ब्लड इज रशिंग फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा एंड द सुपीरियर वेना केवा, और यहाँ पर जो फिलिंग हो रही है राइट एट्रियम की उसकी वजह से अगेन देयर विल बी एन इंक्रीज इन द प्रेशर इन द राइट एट्रियम विच विल बी शोन एज V वेव। सो V वेव को V वेव को याद रखने के लिए सिंपली V फॉर विलिंग और फिलिंग। So V wave is basically the filling of the, so increase in the right atrial pressure due to filling of the atria, due to increase in the volume। and again याद रहे कि tricuspid valve is again closed here।
सो सिंपली जो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा है उसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज इन द राइट एट्रियल प्रेशर, दैट विल बी सीन एज अ वी वेव। अब वी वेव के बाद उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्योंकि जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, सो ब्लड इज रशिंग इनटू द पल्मोनरी ट्रंक, तो ब्लड सारा का सारा पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा था और प्रेशर इन दी राइट वेंट्रिकल इज गोइंग टू फॉल, और जब राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर राइट एट्रियल प्रेशर से कम हो जाएगा, सो दिस tricuspid valve will open and the blood will move from the right atrium to the right ventricle, और जब blood rush करेगा right ventricles की तरफ तो again the pressure in the right atrium is going to fall and that can be seen as a Y wave. So this is how you can memorize this JVP कि A wave is for atrial contraction, C wave is for the bulging of the tricuspid valve into the right atrium, थोड़ा सा bulge होने की वजह से increase in the right atrial pressure, that can be seen as a C wave. उसके बाद atrial relaxation is shown as X descent, और उसके बाद V wave is due to atrial filling क्योंकि superior vena cava और inferior vena cava से blood atria की तरफ आ रहा है and it is going to increase the right atrial pressure. and Y wave, Y descent कब बनती है, जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है एंड द ब्लड रश फ्रॉम द एट्रियम टू द वेंट्रिकल्स, और ऑब्वियसली उससे एट्रियल प्रेशर कम हो जाएगा. सो दीज आर द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल जेवीपी. सो वाई डिसेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारा रह गया था. सो वाई डिसेंट इज ड्यू टू राइट एट्रियल एम्पटिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल. सो सिंपली यहाँ पर हमने सिंपल नॉर्मल जेवीपी को अंडरस्टैंड कर लिया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टन पैथोलॉजीज ऑफ द जेवीपी, और उसके बाद हम इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे. So let's say if there is a patient of congestive cardiac failure. So congestive cardiac failure में क्या होगा, there will be a volume overload. So अगर volume overload होता है तो what will happen to the JVP? So JVP का pattern is going to remain normal, क्योंकि एक पैथोलॉजी इटसेल्फ हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में या हार्ट की कोई पैथोलॉजी नहीं है डायरेक्टली. सो द पैटर्न इज गोइंग टू रिमेन नॉर्मल बट द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. सो सिंपली लेट्स से इफ दिस इज द नॉर्मल जेवीपी, दिस इज द ए वेव, दिस इज द सी वेव एक्स डिसेंट, दिस इज द वी वेव एंड दिस इज द वाई डिसेंट, तो यहाँ पे द प्रेशर्स आर गोइंग टू इंक्रीज. So this is simply your congestive cardiac failure. So if at all there is a patient of superior vena cava obstruction, so अगर superior vena cava की obstruction हो जाती है due to any reason, so यहाँ पर right atria का connection ही ख़त्म हो गया है with the internal jugular vein, so there will be no identifiable pattern in the JVP. So इस तरह के question में you can mark superior vena cava obstruction. So one other pathology sorry, another pathology is atrial fibrillation. So atrial fibrillation में क्या हो रहा है, atrial fibrillation में the atria is beating so fast कि उसको contraction करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, और जब contraction करने का टाइम ही नहीं मिल रहा, we already know from the normal JVP कि A wave is due to atrial contraction, और जब A wave atrial contraction की वजह से है और atrial fibrillation में contraction हो नहीं पा रही, so A wave is going to be absent in the atrial fibrillation. Apart from that, let's say there is a patient with tricuspid stenosis. So tricuspid stenosis में वाले patient को क्या हो रहा है कि यहाँ पे right atria और यहाँ पर है right ventricle, तो उसके दरमियान में जो ये valve है it is providing increase in the resistance. So यहाँ पर अगर atria ने blood को push करना है into the ventricle, so it has to beat forcefully. So जब ये forcefully beat करेगा, there will be an enlarged A wave. सो बहुत सिंपल है. तो आपने एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लेना है और उसके बाद उन्हीं सिनेरियोज़ को यूज़ करते हुए आपने आंसर निकाल लेना है. सो enlarged A wave is going to be present in the tricuspid stenosis, and this enlarged A wave is also known as the Cannon A wave. Cannon A wave का क्या मतलब है कि यहाँ पर let's say this is the normal JVP. सो यहाँ पर Cannon A wave is like this. ठीक है. सो दिस इज़ द वेरी हाई ए वेव विच इज़ द कैनन ए वेव. अब कैनन ए वेव आपको और किस सिचुएशन में मिल सकती है, देयर कैन बी अ रीज़न नोन एज AV डिसोसिएशन. अब AV डिसोसिएशन कब होती है, जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स बीट करते हैं, आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता एट्रिया और वेंट्रिकल्स का. सो लेट्स से इफ द एट्रिया इज बीटिंग
इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द SA नोड जो कि बीट करता है 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, और वेंट्रिकल्स नीचे बीट कर रहे हैं लेट से ड्यू टू परकंजे फाइबर्स और दी AV नोड। सो यहाँ पर जो इसकी कंट्रैक्शन की स्पीड है और कंट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है लेट से इट इज़ 40। सो द वेंट्रिकल इज़ बीटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द एट्रिया। इसमें AV डिसोसिएशन में लेट से इस 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो उसमें भी क्या हो रहा है, जब भी एट्रिया पंप बीट करेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा इन क्लोज्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड इवेंचुअली यू विल गेट अ कैनन ए वेव। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें हमने देख ली। सो यहाँ पे कुछ हमारे पास सिनेरियोज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल इज द नॉर्मल JVP, यू नो दैट A wave is due to atrial contraction, C wave is due to bulging of the tricuspid valve into the right atria, so momentarily थोड़ा सा राइज आ गया। X descent is due to the relaxation of the right atria, V wave is due to the filling of the right atria, and Y descent is due to the emptying of the right atria into the right ventricle. So यहाँ पे atrial fibrillation हमने ऑलरेडी देख लिया था कि इसमें एब्सेंट A waves हैं, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में एब्सेंट X descent है। ओके, अब इसको देख लेते हैं। अब ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में लेट्स से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, तो ए वेव तो आपको नॉर्मली मिल गई। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो CV वेव फॉर्म हो रही है, यानी कि C और V वेव इकट्ठी हो गई हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये इनकम्पिटेंट है। सो जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दे विल पुश द ब्लड इनटू द राइट एट्रियम एज वेल। सो यहाँ पर C वेव क्योंकि बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व की वजह से थी तो वो भी आएगी, और V वेव क्योंकि it is due to the filling of the atria, so they both will merge together, जो इसको merged या merged CV wave बोलते हैं, जो tricuspid regurgitation में होगी। Because when the ventricles are contracting along with the bulging of the tricuspid valve, the fluid is rushing back into the right atria, obviously that is going to increase the amplitude of the pulse. So in the tricuspid regurgitation we don't have an X descent, rather we have a CV wave। तो X descent का you already know कि why X descent is present। तो X descent क्यों था कि यहाँ पर एट्रियल रिलैक्सेशन होनी है और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्लोज ट्राइकस्पिड वॉल्व होना है, जो कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की सिनेरियो में नहीं हो पा रहा। सो द नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। सो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में याद रखने वाली चीज़ ये है कि इट हैज़ अ प्रोमिनेंट वाई वेव। सो अब उससे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अब कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, ITIS यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन है। सो ऑफ द पेरिकार्डियम, सो पेरिकार्डियम इज़ द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। ऑब्वियसली वो हमने पहले पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था। तो उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ऑब्वियसली दैट सीवियर इन्फ्लेमेशन इज़ गोइंग टू कॉज फाइब्रोसिस ऑफ द पेरिकार्डियम। सो ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है, लेट्स से दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, और उसके इर्द गिर्द जो ये पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम इसको मज़ीद एक्सपैंड नहीं होने देगा बिकॉज इट हैज़ अ फाइब्रोटिक बैंड। सो इस सिचुएशन में जो प्रोमिनेंट वाई वेव मिल रही है, सो प्रोमिनेंट वाई वेव क्यों मिल रही है, बिकॉज यहाँ पर जैसे ही ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, फ्लूइड विल रश इनटू द राइट वेंट्रिकल्स, बट क्योंकि जब राइट वेंट्रिकल में फ्लूइड आ रहा है तो इट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड, बट इस कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस की वजह से इट कैन नॉट एक्सपैंड फर्दर। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर वी वेव के बाद वी हैव अ वेरी प्रोमिनेंट वाई डिसेंट, और क्योंकि जब वाई डिसेंट हो रहा है उसके बाद एट्रिया रिलैक्स नहीं कर पा रहे, सो ऑब्वियसली उसी तरह ही प्रेशर इज़ गोइंग टू इंक्रीज। सो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर वी वेव के बाद वाई वेव बन रही थी, बट यहाँ पर बहुत स्टीप वाई वेव बन रही है विच इज़ अ प्रोमिनेंट वाई वेव। सो जो स्टीप वाई डिसेंट होता है और उसके बाद रैपिडली जो है ना अगेन जो है पल्स आती है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेडरिक साइन। सो यहाँ पे फ्रेडरिक साइन ये इट इज़ अ वेरी हाई यील्ड पॉइंट, इट इज़ प्रेजेंट इन दी कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। And the last pathology is the cardiac tamponade. In cardiac tamponade, there is nothing wrong with the conduction system. There is nothing wrong with the structures of the heart. Okay, this is due to the pressure effect, जिसकी वजह से there is an inability of the right atrium to relax during the ventricular diastole. जब ventricular diastole हो रहा होता है तो right
एट्रियम जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाता, जिसकी वजह से देयर इज़ एन एब्सेंट वाई वेव। सो सिंपली इसको क्लोज करते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको हमने बड़े डिटेल से इस पर पूरा एक जो है ना 2 घंटे का लेक्चर बन सकते हैं, बट आई ट्राई टू कि इसको बिल्कुल कंसाइज कर दें और जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आप याद कर लें। सो सिंपली नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द हार्ट साउंड्स। So here we are going to discuss the heart sounds. Heart sounds very basic topic, ये आपको already बहुत सी चीज़ें पता है. Just a quick recap and we'll move forward. So first of all you know that जितनी भी physiological heart sounds हैं जो generally ये normally हमारी body में present होती हैं, they are produced by the opening and closure of valves. सो पहली बात तो ये आपने याद रख ली कि ओपनिंग और क्लोजर ऑफ वॉल्स की वजह से जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है दैट इज़ द हार्ट साउंड्स. सो हार्ट साउंड्स 4 तरह की होती हैं जिनको हम स्टडी करेंगे. एक S1 है फर्स्ट हार्ट साउंड, S2 इज़ द सेकंड हार्ट साउंड, S3 इज़ द थर्ड हार्ट साउंड, S4 इज़ द फोर्थ हार्ट साउंड. सो S1 is due to is a physiological heart sound and it is due to the closure of the atrioventricular valves, जिसमें आ जाते हैं tricuspid valve which is present between the right atrium and the right ventricle, and the mitral valve is present between the left atrium and the left ventricles. सो अभी के लिए S1 के हवाले से you just need to understand कि it is present in the isovolumetric contraction phase of the cardiac cycle. So वो हम डिटेल में आगे जाके देख भी लेंगे. Okay, for now just memorize this. And apart from that, S1 is loudest at the apex. So ये सिर्फ 3 बातें आपने S1 के बारे में याद रखनी है. So S2 heart sound is due to the closure of the pulmonic valves. So pulmonic valves कौन से हैं? Sorry. And the S2 heart sound is due to the closure of the semilunar valves. अब semilunar valves कौन से हैं? They are the aortic valve and the pulmonic valve. इसके बारे में याद रखना है कि it is present during the isovolumetric relaxation phase of the cardiac cycle. So इसको हम आगे देख भी लेंगे. And it is loudest at the left upper sternal border. So this is enough for the S2. तो आगे स्प्लिटिंग ऑफ द S2 है वो हम स्प्लिटिंग वाले टॉपिक में इसके बाद हम कर लेंगे. नेक्स्ट वी हैव एन S3. S3 जनरली इट इज़ नॉट प्रेजेंट. अगर ये प्रेजेंट हो तो मे बी इट इज़ नॉर्मल इन चिल्ड्रन. बच्चों में अगर प्रेजेंट हो तो यू मे नॉट नीड टू वरी. बट इसके अलावा S3 जब भी प्रोड्यूस होगी, जब भी सुनाई देगी, इट मे बी पैथोलॉजिकल. अब S3 का नाम क्या है? S3 को हम वेंट्रिक्यूलर गैलप भी बोलते हैं और दी गैलप रिदम. अब होता क्या है कि जब ये प्रोड्यूस कब होती है S3? व्हेन द ब्लड इज़ रशिंग फ्रॉम द एट्रिया, और अगर वेंट्रिकल्स में एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो. एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो सिस्टले के बाद वेंट्रिकल्स में बच जाता है. सो लेट्स से इफ़ द वेंट्रिकल्स हैज़ टू मच वॉल्यूम, तो अगर एट्रिया से जो भी ब्लड आएगा रैपिड फिलिंग के टाइम पे, तो जब एट्रिया से ब्लड विल फॉल इनटू द वेंट्रिकल्स, जो कि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा फ्लूइड है, बहुत सारा ब्लड है, तो उसमें उसकी वजह से S3 प्रोड्यूस हो सकती है. सो इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल? रैपिड फिलिंग. सो ये आगे जाके हम इंटीग्रेट करेंगे जब सारे कार्डियक साइकिल को, तो हम इसको देख लेंगे. और ये प्रोड्यूस कब होती है? वॉल्यूम ओवरलोड की स्टेट में. अब वॉल्यूम ओवरलोड की स्टेट्स कौन सी होती हैं? कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, माइट्रल रीगर्जिटेशन है, या फिर एओर्टिक रीगर्जिटेशन है. इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बच जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो सकती है. सो S4 इज़ ऑल्सो नोन एज एट्रियल गैलप और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एट्रियल किक. सो ये किस फेज़ में प्रोड्यूस होगी? इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टले. अब इसमें इसका मैकेनिज्म क्या है S4 की प्रोडक्शन का? जब कभी भी वेंट्रिकुलर वॉल की हाइपरट्रोफी होगी,
So whenever there is a ventricular hypertrophy, or इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी वजह से जो ब्लड विल फॉल ऑन टू द हाइपरट्रोफिड वेंट्रिकल्स, तो उसकी वजह से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी एज फॉर हार्ट साउंड, एंड जनरली इट इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल। हमेशा हाइपरट्रोफी आपको मिलेगी और कॉमनली इट इज़ सीन इन ओल्ड एज, बिकॉज ओल्ड एज में बहुत से केसेस मिलते हैं आपको हाइपरट्रोफिड वेंट्रिकल्स के। सो वन डिजीज़ जिसमें आपको एमसीक्यू मिल सकता है वो है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, तो उसमें एज फॉर हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो सकती है। सो वन हाई यील्ड पॉइंट्स रिगार्डिंग द हार्ट साउंड्स कि इफ़ वी से, जस्ट रिपीट आफ्टर मी, S1 is longer in duration, lower in frequency, and lower in intensity when it is compared with the S2 heart sound। तो जिस तरह का भी MCQ आपको आता है, अगर आपको ये लाइन याद होगी तो यू विल बी एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ MCQs। इसके अलावा इफ़ आई आस्क यू कि इफ़ एट ऑल योर हार्ट बीट इज़ वेरी फास्ट और देयर इज़ अ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, तो अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी और हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा, सो व्हाट विल हैपन टू S1 हार्ट साउंड इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस। तो लाउडनेस के हिसाब से S1 की लाउडनेस ज़्यादा होगी जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा, और हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो PR इंटरवल कम होगा। सो इफ़ द क्वेश्चन कम्स एज कि किसी पेशेंट का PR इंटरवल बहुत कम है, सो उसकी S1 को क्या चेंज आएगा, तो S1 की लाउडनेस बढ़ जाएगी। इसको समझने के लिए जस्ट अपने जहन में लेके आएँ कि जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है या थायरोटॉक्सिकोसिस के टाइम पे लेट से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो उस टाइम जब आप स्टेथ लगाते हैं ना, तो बड़ी लाउड S1 लाउड हार्ट साउंड सुनाई देती है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक, और नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक which is splitting of the heart sounds। So splitting of the S2 समझने के लिए first of all इसमें different types की splitting है। So first of all we'll discuss physiological splitting। So physiological splitting में क्या हो रहा है, अब understand करें कि when you inspire, जब आप inspire करते हैं, तो simply मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि during the इंस्पायरेशन, जब आप इंस्पायर करते हैं, सो इंट्राथोरेसिक प्रेशर इज़ गोइंग टू डिक्रीज़। अब इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब डिक्रीज़ होगा तो वीनस रिटर्न इज़ गोइंग टू इंक्रीज़, क्योंकि वो प्रेशर कम हो गया है। सो वीनस रिटर्न इज़ गोइंग टू इंक्रीज, सो मोर ब्लड विल रश फ्रॉम दी वेना कैवास टू द राइट एट्रियम। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन दी राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग। ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकुलर में अगर राइट एट्रियम में ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो राइट वेंट्रिकल में भी ज़्यादा ब्लड आएगा। तो अगर राइट वेंट्रिकुलर की फिलिंग ज़्यादा होती है तो इट विल गोइंग टू इंक्रीज इन दी राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम। सो ऑब्वियसली जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट वेंट्रिकुलर, सो मोर ब्लड विल बी पुश्ड आउटसाइड। सो राइट वेंट्रिकुलर की स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम कि जिसमें आपने ब्लड को रश भेजना है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकुलर टू दी पल्मोनरी ट्रंक। सो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट साइड में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो यहाँ पर आपको मिलेगा एक डिले जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि S1 हार्ट साउंड है ऑब्वियसली ड्यू टू द क्लोजर ऑफ दी AV वॉल्व्स। उसके बाद आती है S2 विच इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ दी सेमिल्यूनर वॉल्व्स और द एओर्टिक और द पल्मोनरी वॉल्व्स। तो अब स्प्लिटिंग कैसे होगी, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन में क्या होगा, S1 को तो कुछ नहीं होगा, बट अगर हम S2 की बात करें तो एओर्टिक वॉल्व विल क्लोज फर्स्ट, देन द पल्मोनरी वॉल विल क्लोज, क्योंकि पल्मोनरी वॉल के ऊपर हमने ये सारी स्टोरी जो है ना वो देख ली है। सो यहाँ पर जो S2 है इट इज़ गोइंग टू स्प्लिट, तो पहले आपको A2 सुनाई देगी जो कि एओर्टिक सेकंड हार्ट साउंड ऑफ द एओर्टिक वॉल्व है, एंड देन आपको P2 सुनाई देगी। दिस स्प्लिटिंग ऑफ द हार्ट साउंड्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज़ नोन एज द फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। सो फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग के बाद एक और चीज़ है विच इज़ वाइड स्प्लिटिंग। अब वाइड स्प्लिटिंग में क्या हो रहा है कि इसमें देयर इज़ गोइंग टू बी सेम सिचुएशन है, बट देयर विल बी अ पैथोलॉजी ऑफ अ
डिले राइट वेंट्रिकुलर एम्पटिंग। सो ऊपर कोई पैथोलॉजी नहीं थी, दैट इज़ वाई वी वर रेफरिंग टू इट एज फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। सो यहाँ पे लेट सपोज अगर पल्मोनरी स्टीनोसिस है या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और ड्यू टू एनी रीज़न जिसमें डिले हो रहा है राइट वेंट्रिकुलर की एम्पटिंग, सो ऑब्वियसली उसमें एओर्टिक वॉल्व पहले क्लोज हो जाएगा और पल्मोनरी वॉल्व बाद में क्लोज होगा। सो इसमें अगेन S1 हार्ट साउंड मिलेगी आपको, देन द A2 एंड देन द P2, एंड दिस स्प्लिटिंग ड्यू टू अ पैथोलॉजी इज नोन एज द वाइड स्प्लिटिंग। सो वाइड स्प्लिटिंग के बाद अनदर टर्म इज फिक्स्ड स्प्लिटिंग। सो फिक्स्ड स्प्लिटिंग के साथ यू जस्ट नीड टू मेमोराइज अ सिंगल वर्ड विच इज़ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या है? इफ दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकुलर, यहाँ पर इफ देर इज़ अ लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पर अगर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है तो दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। अगर यहाँ पर कोई डिफेक्ट है तो ऑब्वियसली एज द प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम इज हायर देन द राइट एट्रियम, द ब्लड विल मूव इनटू द राइट एट्रियम। तो सेम सिचुएशन है, जब फिजियोलॉजिकल की बात कर रहे थे तो इंस्पिरेशन के टाइम पे यहाँ से ब्लड आ रहा था, बट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में इस पाथवे से ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है, तो मोर ब्लड विल कम इनटू द राइट एट्रियम, सो मोर ब्लड विल गो इनटू द राइट वेंट्रिकल, एंड अगेन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? अगेन आपको डिलेड क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वॉल मिलेगी। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में फिक्स स्प्लिटिंग हो रही है। एंड व्हाई वी आर रिफरिंग टू एट फिक्स स्प्लिटिंग? बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि अब पाथवे इसका बिल्कुल दूसरी तरफ से हो गया। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज़ वाई वी कॉल दिस फिक्स स्प्लिटिंग। और ये होती किस में है? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अ पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। अब पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग, पैराडॉक्स किसी भी चीज़ को अगर उल्टा कर दें तो उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। सो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में क्या हो रहा है? इसमें जितनी भी हमने ऊपर सिचुएशंस पढ़ी हैं उसमें पल्मोनिक वॉल डिलेड क्लोजर हो रही है उसमें, बट यहाँ पर देर पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें डिलेड एओर्टिक वॉल क्लोजर हो, तो दैट इज़ नोन एज अ पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। अब वो कब हो सकती है? अगर बिल्कुल लेट्स से कि एओर्टिक स्टेनोसिस है कि जिसकी वजह से डिलेड क्लोजर हो रही है एओर्टिक वॉल की, या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है जिसकी वजह से डिले क्लोजर हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन ही लेट है। सो इस सिचुएशन में यू विल फाइंड अ पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। अब पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में क्या हो रहा है कि S1 बनेगी, S1 के बाद यू विल फाइंड अ P2 एंड देन यू विल फाइंड एन A2। सो दिस इज़ नोन एज अ पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। बट अगर हम इंस्पायर करेंगे, लेट्स से इफ़ वी इंस्पायर, तो ऑब्वियसली वो वाला फैक्टर भी साथ आ जाएगा जिसकी वजह से डिले क्लोजर ऑफ द पल्मोनिक वॉल है। सो ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन S1 के बाद देर विल बी अ P2 एंड A2। अब इसकी P2 और A2 रिवर्स है, बट द स्प्लिट जो है ना यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी वॉल भी थोड़ा सा डिले क्लोज हो रहा है। सो ड्यूरिंग इन केस ऑफ पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग, इंस्पिरेशन में जो स्प्लिटिंग आ रही थी वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगी, बट ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन फेज देर विल बी अ स्प्लिटिंग नोन एज द पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग, एंड ऑब्वियसली P2 इज ऑलवेज गोइंग टू कम फर्स्ट देन द A2। सो जितनी भी एफर्ट हमने की है, इट इज़ जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। तो इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये सारी एफर्ट्स कर रहे थे, और नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गैदर्ड सो फार, और उसको हम इस ग्राफ पे समझ लेते हैं। सो टू अंडरस्टैंड दिस, to understand it properly, we'll have to divide it into 7 steps as mentioned here. So atrial systole से start करेंगे और ये 7 steps को हम one by one करते जाएंगे। जिस चीज़ पर मैं पॉइंट करूँगा या जो चीज़ मैं राइट करूँगा, दैट मीन्स कि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एट्रियल सिस्टले में क्या हो रहा है। सो एट्रियल सिस्टले में पहला पॉइंट क्या है? सो द फर्स्ट पॉइंट फॉर द फर्स्ट स्टेप दैट इज़ एट्रियल सिस्टले, नाम से जाहिर है इसमें एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है, लेकिन टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं? सो नंबर 1, इट इज़ प्रीसीडेड बाय पी वेव। सो टू अंडरस्टैंड दिस हम देख जाते हैं इस ECG पे। सो यहाँ पे देयर इज़ अ पी वेव। सो आपको पता है कि पी वेव जस्ट शोज एट्रियल डीपोलराइजेशन, बट एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। डीपोलराइजेशन पहले होगी और उसके बाद
कॉन्ट्रैक्शन होगी. सो इट इज़ प्रीसीडेड बाय द पी वेव, मीन्स के पी वेव विल बी प्रेजेंट फर्स्ट और उसके बाद हमारा फेज स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज एट्रियल सिस्टले. Second important point regarding atrial systole, that it contributes to, but it is not essential for ventricular filling. अब इस लाइन का मतलब क्या है कि इट कंट्रीब्यूट्स टू द वेंट्रिकुलर फिलिंग. जब एट्रियल सिस्टले होता है तो ब्लड श्योरली मूव्स फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स, बट आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही माइट्रल वॉल्व ओपन होता है तो रैपिड फिलिंग की स्टेज आएगी जो हम आगे देखेंगे. उसमें 80% ऑफ द ब्लड, without 80% of the blood in the atria that is coming into the atria in one cardiac cycle, तो वो 80% of the blood खुद ब खुद से फॉल करता है इनटू द वेंट्रिकल्स, उसे एट्रियल सिस्टले की ज़रूरत नहीं होती. सो एट्रियल सिस्टले ओनली कंट्रीब्यूट टू 20% ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट कंट्रीब्यूट्स टू, बट इट इज़ नॉट असेंशियल फॉर द वेंट्रिकुलर फिलिंग. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि JVP की कौन सी वेव के साथ ये कोइंसाइड करता है. सो योर आंसर शुड बी ए वेव, क्योंकि ए वेव हमने JVP में पढ़ा था कि इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग दी एट्रियल सिस्टले. तो एट्रियल सिस्टले की वजह से एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा और उसकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी ए वेव. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हार्ट साउंड्स की बात करें तो कौन सी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होनी चाहिए एट्रियल सिस्टले में. तो थोड़ी देर पहले हमने हार्ट साउंड्स पढ़ी थी और उसमें हमने कहा था कि एस फॉर हार्ट साउंड्स दो पैथोलॉजिकल, अगर हाइपरट्रोफिड वेंट्रिकल्स होंगे सो इट कैन बी प्रोड्यूस. तो वो जाहिर बात है एट्रियल सिस्टले, एट्रियल क्योंकि इसका नाम ही एट्रियल की एट्रियल गैलप है, सो यहाँ से यू कैन रिमेंबर कि दिस विल बी प्रेजेंट इन दी एट्रियल सिस्टले. अभी हम सारी चीज़ों को विल सी इस डायग्राम में. तो इट इज़ प्रीसीडेड बाय द पी वेव, तो पी वेव के बाद ही प्रोड्यूस होगी. JVP में अगर देखें तो JVP में एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से एट्रियल प्रेशर इज राइजिंग, एंड दिस राइज ऑफ द एट्रियल प्रेशर ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टले इज द ए वेव. वेंट्रिकुलर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इट इज़ ओनली कंट्रीब्यूटिंग टू द 20%, तो थोड़ी सी वेव ऊपर जा रही है. हार्ट साउंड्स की बात करें तो यहाँ पे जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी S4. दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. ऊपर वाली चीज़ों को अभी देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम. सो फ्रॉम हेयर एट्रियल सिस्टले से वी मूव टू आवर नेक्स्ट फेज विच इज़, जो इस सारे का सारा है क्योंकि एट्रियल सिस्टले के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टले स्टार्ट होगा. सो वेंट्रिकुलर सिस्टले में तीन चीज़ें हैं, एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन और रिड्यूस्ड इजेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं व्हाट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. सो ये बात याद रखें कि जैसे हमने एट्रियल सिस्टले का कहा था कि पी वेव के बाद एट्रियल सिस्टले स्टार्ट हो रहा है. सो यहाँ पे वी कैन से कि QRS कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इट शोज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तो आफ्टर द QRS कॉम्प्लेक्स देयर विल बी अ स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर सिस्टले. तो उस वेंट्रिकुलर सिस्टले का पहला पार्ट है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. सो जस्ट अंडरस्टैंड कि when ventricles starts to contract, so obviously the pressure in the ventricles is going to increase. So as soon as the pressure in the ventricles becomes more than the atria, the AV valve closes. सो जब AV valve क्लोज होगा, AV valve तो यहाँ पे हम वी कैन सिंपली लेफ्ट साइड को हम कंसीडर कर लेते हैं, तो माइट्रल valve यहाँ पर हो जाएगा क्लोज. So mitral valve is closed as the atrial valve, aortic valve is also closed. तो यहाँ पे there is no inflow of the blood क्योंकि mitral valve close है, and there is no outflow of the blood क्योंकि aortic valve close है. इसका मतलब है ना कोई volume of the blood ventricles के अंदर जा रहा है ना ही बाहर जा रहा है. That is why we call this stage as isovolumetric. सो आइसोवॉल्यूमेट्रिक का मतलब ये है, और कॉन्ट्रैक्शन इसके साथ लगाएंगे बिकॉज दी वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग.
सो अगर इस बात की समझ आ गई है, सो इफ़ आई आस्क यू कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में व्हाट विल हैपन टू द वेंट्रिकुलर प्रेशर, सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज. And if I say what will happen to the volume of the ventricles, so it will remain equal, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा. सो इफ़ आई आस्क यू कि इसमें हार्ट साउंड कौन सी प्रोड्यूस होनी चाहिए, सो क्योंकि यहाँ पे माइट्रल वाल्व की क्लोजर है, सो माइट्रल वाल्व की क्लोजर की वजह से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज़ S1. एंड इफ़ आई आस्क यू कि JVP की कौन सी वेव आनी चाहिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में, सो रिमेंबर सी वेव. वाई सी वेव? क्योंकि जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व की बल्जिंग की वजह से राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा, और ट्राइकस्पिड वाल्व की बल्जिंग की वजह से जो माइल्ड सा रेज आता है दैट इज़ द सी वेव, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. गॉट इट? सो वन हाई यील्ड पॉइंट वो ये है कि दिस आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन is the period of the cardiac cycle in which there is the highest oxygen consumption. So cardiac cycle में highest oxygen consumption isovolumetric contraction phase में होती है. अगर बहुत ही निटी ग्रिटीज़ में जाएं तो स्टार्ट तो ये QRS कॉम्प्लेक्स के बाद हो रही है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछें कि QRS कॉम्प्लेक्स तो शो कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स को, सो वेंट्रिकुलर सिस्टलेस स्टार्ट कब हो रहा है, सो वी कैन से इट स्टार्ट्स फ्रॉम द R वेव. सो इन सब चीज़ों को हम देख लेते हैं ऊपर वाली डायग्राम में. So this is the QRS complex. So QRS complex is showing ventricular depolarization, और जो मैंने अभी बात बताई है कि इस R wave के बाद will start the isovolumetric contraction phase. JVP में यहाँ पर this bulging of the tricuspid wall will lead to this formation of the C wave. So यहाँ पे isovolumetric contraction में एक R wave से start हो गया and it corresponds to the C wave of the JVP. Now what is happening to the ventricular volume? It is going to remain same क्योंकि isovolumetric stage है. हार्ट साउंड की बात करें तो हार्ट साउंड S1 प्रोड्यूस होगी बिकॉज देयर इज अ क्लोजर ऑफ द माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल. सो अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा एट्रियल प्रेशर से तो माइट्रल वॉल्व हो गया यहाँ पर क्लोज. इस क्लोजर की वजह से स्टार्ट हुआ हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. तो वॉल्यूम तो उसमें रहा सेम बट द प्रेशर इज़ राइजिंग. ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में याद रखनी है. वेरी सिंपल. सो विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ रैपिड इजेक्शन. अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फेज नेक्स्ट फेज विच इज़ रैपिड इजेक्शन. सो अगर इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे दिस कार्डियक साइकिल इज़ वेरी इजी. सो रैपिड इजेक्शन में क्या हो रहा है, एज द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग तो उसका प्रेशर तो बढ़ रहा है टिल द टाइम वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है. जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा देन एओर्टिक वॉल ओपन हो जाएगा. गॉट इट? वेरी सिंपल. क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन चल रही थी तो कॉन्ट्रैक्शन जब हो रही थी तो प्रेशर बढ़ रहा था. सो जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तो एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा. और जैसे ही एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा द ब्लड विल मूव एंड रशेज आउट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द एओर्टा एंड दिस इज द टाइम वेयर वी से दैट रैपिड इजेक्शन हैज़ स्टार्टेड. सो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. सो इसमें इफ़ आई आस्क यू what will happen to the ventricular pressure during the rapid ejection phase, because as the ventricles are contracting that is why the pressure is going to increase. क्योंकि पिछले फेज में वॉल्यूम सेम था तो वॉल्यूम से भरा हुआ है वेंट्रिकल और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहा है. सो दैट कॉन्ट्रैक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज द प्रेशर इन दी ventricles rapid ejection phase में. So if I ask you what will happen to the volume of the ventricles in the rapid ejection phase, so think and tell me that the ventricular volume is going to decrease. Why? Because the blood is rushing from the ventricles into the aorta. तो क्योंकि जो वॉल्यूम है the blood का वो aorta में जा रहा है, so simple है कि वॉल्यूम is going to decrease. So if I ask you, ये तो ventricles की बात थी. So if I ask you what will happen to the aortic pressure, तो aortic pressure is going to increase क्योंकि इतना ज़्यादा blood उसमें आ गया.
बट ये याद रहे कि ड्यूरिंग दिस फेज वेंट्रिकुलर प्रेशर इज स्टिल मोर देन द एओर्टिक प्रेशर, दो थोड़ा सा, बट ventricular pressure is more than the aortic pressure in the rapid ejection phase. सो हार्ट साउंड की बात करें तो हार्ट साउंड कौन सी प्रोड्यूस होनी चाहिए? देयर इज नो एसोसिएशन ऑफ हार्ट साउंड्स ड्यूरिंग द रैपिड इजेक्शन फेज. So if I ask you what is going to be present in the JVP during this rapid ejection phase, so your answer should be X descent. So ये याद रहे कि X descent होता है rapid ejection phase में, और X descent कब हो रहा होता है? During the atrial relaxation, क्योंकि एट्रिया ने, मैंने बताया था आपको ECG जब हम स्टडी कर रहे थे कि QRS कॉम्प्लेक्स के नीचे छुपा होता है एट्रियल रीपोलराइजेशन. तो एट्रियल रीपोलराइजेशन का मतलब है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद एट्रिया ने रिलैक्स करना है. सो एट्रिया इज गोइंग टू विल रिलैक्स, और उस रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रिया की वजह से और डाउनवर्ड बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व की वजह से देयर इज गोइंग टू बी अ डिक्रीज इन द एट्रियल प्रेशर, दैट विल बी योर एक्स डिसेंट. सो नाउ विल मूव टू द डायग्राम. इसमें अगर आप देखें तो ECG में देर विल बी ST सेगमेंट का पार्ट आ रहा है. अगर हम JVP में देखें तो देर इज़ एन एक्स डिसेंट. अगर वेंट्रिकुलर वॉल्यूम को देखें तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम जो है ना बड़ा शार्पली डिक्लाइन कर रहा है, बिकॉज द ब्लड इज मूविंग फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द एओर्टा. नो हार्ट साउंड कैन बी सीन हेयर. और यहाँ पर अगर हम प्रेशर्स की बात करें, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, सो एट्रियल प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज. So this is the atrial pressure, और यहाँ पे the second one is the aortic pressure which is also increasing, but still the ventricular pressure is more than the aortic pressure. So I hope कि rapid ejection phase तक everything is clear so far. So now we'll move to the next one, which is reduced ejection. So during the rapid ejection, there was rapid and intense outflow of the blood from the ventricles into the aorta. But with the time, ये volume ventricles में drop करता जाएगा, but it will keep on pushing the blood, but now at a reduced rate. So इस सारी story को we can say कि there is the phase of reduced ejection, क्योंकि वेंट्रिकल तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट यहाँ पर वॉल्यूम इतना ज़्यादा उसके पास बचा ही नहीं है, बट इट इज़ पुशिंग वट एवर इट हैज़, तो बट एट अ लेसर रेट. नाउ रिड्यूस्ड रेट पे जा रहा है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ स्टेज ऑफ रिड्यूस्ड इजेक्शन. सो सिंपली जस्ट हम क्वेश्चन आंसर करते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द वेंट्रिकुलर प्रेशर ड्यूरिंग द रैपिड इजेक्शन फेज. सो रैपिड इजेक्शन फेज में वेंट्रिकुलर प्रेशर इज गोइंग टू डिक्लाइन, क्योंकि सारे का सारा वॉल्यूम उसने पिछली स्टेज में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आउट कर दिया था. अब कॉन्ट्रैक्शन जो है, वो कॉन्ट्रैक्शन तो है बट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिमिनिश हो गया. दैट इज़ वाई द प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स इज गोइंग टू फॉल. एंड इफ़ आई आस्क यू व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में सिंपली एनी पर्सन कैन टेल मी कि ये डिक्रीज ही होगा, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस्ड इजेक्शन चल रही है. इफ़ आई आस्क यू व्हाट विल हैपन टू द एओर्टिक प्रेशर, तो एओर्टिक प्रेशर क्या होगा? एओर्टिक प्रेशर भी इट विल फॉल, बिकॉज जो एओर्टा में ब्लड जा रहा है, इवेंचुअली एओर्टा भी इसको सर्कुलेट कर रही है सारी बॉडी में. बट एट दिस पॉइंट ऑफ रिड्यूस्ड इजेक्शन के एओर्टिक प्रेशर इज मैक्सिमम. तो एओर्टिक प्रेशर यहाँ पर एट द स्टार्ट ऑफ दिस स्टेज एओर्टिक प्रेशर इज मोर देन द वेंट्रिकुलर प्रेशर. एंड इफ़ आई आस्क यू कि ECG में कौन सी वेव मिलेगी, सो ECG में यू कैन सी अ T वेव. सो इन सारी चीज़ों को हम अपनी डायग्राम में देख लेते हैं. सो इन दिस फिगर you can see that this is the T wave which shows ventricular repolarization. What about the JVP? अब JVP में there is atrial filling, क्योंकि एट्रिया की तो रिलैक्सेशन चल रही है, so blood is coming into the atria and it is increasing the atrial pressure but not significantly. तो यहाँ पर atrial pressure peak नहीं हुआ. वेंट्रिकुलर वॉल्यूम की बात करें तो इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, और अगर हार्ट साउंड की बात करें तो नो हार्ट साउंड इज़ प्रेजेंट. और यहाँ पर जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है, कि यहाँ पे दिस एओर्टिक प्रेशर इज़ गोइंग टू बी मोर देन दी वेंट्रिकुलर प्रेशर. सो दिस इज़ द मोस्ट हाई यील्ड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक.
सो क्योंकि टी वेव बन गई है और टी वेव के बाद बिकॉज टी वेव शोज़ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, तो उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्ले स्टार्ट होगा. एंड अगेन वेंट्रिकुलर डायस्ले इज कंपोज्ड ऑफ 3 stages that we'll discuss one by one. So the first stage of the ventricular diastole is isovolumetric relaxation. We have the next phase which is isovolumetric relaxation. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टोरी जो है ना वो समझ लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. अब सिस्टले में क्या हो रहा था कि वेंट्रिकल्स वर पुशिंग द ब्लड आउट और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे. सून द ब्लड वॉल्यूम डिमिनिशेस और सिस्टले भी एंड हो गया और रिलैक्सेशन स्टार्ट होगी. सो इससे हो क्या रहा था कि प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स was falling, and as soon as the ventricular pressure is less than the aortic pressure, अब होगा क्या कि यहाँ पर एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो जाएगा एंड माइट्रल वॉल्व इज ऑलरेडी क्लोज्ड. सो अगेन एक क्लोज लूप बन गया. ना कोई इनफ्लो है, देर इज़ नो इनफ्लो एंड देर इज़ नो आउटफ्लो. सो इस सिचुएशन को आप बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक. सो यहाँ पे वॉल्यूम इज़ गोइंग टू रिमेन सेम. सो इफ़ आई आस्क यू कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में what will happen to the pressure in the ventricles, so pressure in the ventricle is going to fall क्योंकि वॉल्यूम सेम है और रिलैक्सेशन की वजह से प्रेशर कम हो रहा है. And if I ask you what is going to happen to the volume of the ventricles during the isovolumetric relaxation, so volume is going to remain constant because it's an isovolumetric state. इफ़ आई आस्क यू कि इसमें हार्ट साउंड कौन सी प्रोड्यूस होनी चाहिए, सो हार्ट साउंड इसमें बिकॉज यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो रहा है और एओर्टिक वॉल्व के क्लोज होने से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है डैट इज़ S2. यही बात थी जो मैंने S2 में बताया था कि इट विल हैपन इन द स्टेज ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. सो वट यू विल सी ऑन द JVP, बिकॉज पिछले स्टेज में भी आपने देखा था कि एट्रिया फिल हो रहे थे बट उसकी पीक नहीं आई थी. सो जो पीक आती है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में आती है क्योंकि माइट्रल वॉल्व क्लोज एंड एट्रिया कीप्स ऑन फिलिंग विद द ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. सो वी वेव यहाँ पे JVP में मिलेगी और वी वेव क्या शो करती है, एट्रियल विलिंग और एट्रियल फिलिंग. ये वो सिंपल चीज़ें हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है और इसको हम ऊपर अपनी डायग्राम के साथ मैच कर लेते हैं. सो यहाँ पर वी हैव दिस आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. सो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दिस इज़ नोन एज, यहाँ पर एट्रियल वॉल्व एओर्टिक वॉल्व क्लोज हो गया और क्लोजर के बाद ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन स्टार्ट होगी. बट यहाँ पे मोमेंटेरली जो एओर्टिक प्रेशर रेज हो रहा है दिस इज़ नोन एज डाइक्रोटिक नोच एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंसाइजूरा. अब हो क्या रहा है, द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वॉल्व कॉज द ब्लड टू फॉल एंड हिट ऑन द एओर्टिक वॉल्व. और इस हिट की वजह से जो फॉल करता है सडन सटल सा एक राइज आता है यहाँ पे एओर्टिक प्रेशर में. दिस ब्लिप इज कॉल्ड डाइक्रोटिक नॉच. तो एक आपने ये बात याद रखनी है कि जैसे ही एओर्टिक वॉल्व क्लोज होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में डाइक्रोटिक नॉच आपको मिलेगी. वेंट्रिकुलर प्रेशर कीप्स ऑन फॉलिंग क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स द सेम और यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है. सो दी लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इज गोइंग टू फॉल. यहाँ पे S2 हार्ट साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है, बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वॉल्व. नीचे आए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज़ गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. और अगर हम JVP की बात करें तो JVP में एट्रियल फिलिंग क्योंकि हो रही थी उसकी वजह से प्रोड्यूस होगी वी वेव. सो दिस इज़ सिंपल जो आपने चीज़ें इसके बारे में याद रखनी थी. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ रैपिड फिलिंग. सो रैपिड फिलिंग में क्या हो रहा है कि एज लास्ट स्टेज कौन सी थी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. सो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद क्योंकि हो रही है रैपिड फिलिंग, तो हम देखते हैं ये क्यों और ये कैसे हो रही है. सो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल्स जो है वो फॉल कर रहे थे एंड इट कीप्स ऑन फॉलिंग. ठीक है. सो जैसे ही वेंट्रिकल्स का प्रेशर, वेंट्रिक्यूलर प्रेशर जैसे ही कम होगा
एट्रियल प्रेशर से तो माइट्रल वाल्व ओपन हो जाएगा। जब माइट्रल वाल्व ओपन हो जाएगा तो बहुत सारा ब्लड जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड था एट्रिया में, इट विल कीप ऑन कमिंग टूवर्ड्स द वेंट्रिकल्स और बहुत तेज़ी से आएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रैपिड फिलिंग। सो अगर मैं पूछूं कि रैपिड फिलिंग में व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल्स, सो द प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल्स शुड डिक्रीज। यस, यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है बिकॉज डायस्ले चल रहा है, रिलैक्सेशन चल रही है, तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते जा रहे हैं, दाओ उसमें वॉल्यूम आ रहा है बट प्रेशर उसका बहुत कम है। वट विल हैपन टू दी वॉल्यूम्स इन द वेंट्रिकल, सो सिंपल सी बात है कि जब ऊपर से ब्लड आ रहा है तो वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। यहाँ पर जेवीपी में क्या मिलेगा, सिंपल आपने बताना है मुझे। जेवीपी में क्या मिलना चाहिए, वाई डिसेंट। वाई डिसेंट बिकॉज सिंपली वाई डिसेंट का हमने पढ़ा था कि इट इज़ राइट एट्रियल एम्प्टिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल्स। सो इस वाई से आपने वाई वेव को याद रखना है कि इट इज़ एक्चुअली द राइट एट्रियल एम्प्टिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल्स। सो इस रैपिड फिलिंग में याद करें हार्ट साउंड्स को, तो हार्ट साउंड में कौन सी प्रोड्यूस होनी चाहिए इफ़ एट ऑल, सो दैट वुड बी S3, क्योंकि हमने पढ़ा था कि रैपिड फिलिंग में जब बहुत सारा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आएगा और अगर हाई वॉल्यूम स्टेट होगी, जैसे हार्ट फेलियर है, जैसे माइट्रल रिगर्जिटेशन है या एओर्टिक रिगर्जिटेशन है, तो उस जो वो उतना सारा ब्लड ऊपर से आ रहा है और जब वो ब्लड के ऊपर हिट करेगा तो उसकी वजह से S3 प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, सो सिंपली रैपिड फिलिंग के बाद अगली स्टेज पे चले जाते हैं, जिसको हम सिंपली चले रैपिड फिलिंग को पहले हम देख लें कि रैपिड फिलिंग में क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल प्रेशर इज़ फॉलिंग, नंबर 1। हार्ट साउंड की बात करें तो S3 हार्ट साउंड इज़ प्रोड्यूस। वेंट्रिकल वॉल्यूम की बात करें तो वेंट्रिकल वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग क्योंकि ब्लड इज़ कमिंग फ्रॉम द एट्रिया। जेवीपी की बात करें तो हमें वाई वेव मिल रही है। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ रिड्यूस्ड फिलिंग। सो रिड्यूस्ड फिलिंग सबसे इजी है, इट इज़ इसका जो टेक्निकलिटी है, इट इज़ जस्ट लाइक द रिड्यूस्ड इजेक्शन, तो ये आपने खुद ही समझ लेना है। सो एक दो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सॉरी। So few high yield points that I want to tell you about the reduced filling, that it is the longest phase of the cardiac cycle. Is also known as a stage of diastasis. सो बिकॉज यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट हो ही नहीं रहा, एओर्टिक प्रेशर भी तकरीबन स्ट्रेट लाइन है, वेंट्रिकुलर प्रेशर भी तकरीबन स्ट्रेट लाइन है, हार्ट साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही, जेवीपी में भी कोई, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, जेवीपी में भी कुछ नहीं मिल रहा। सो बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायस्टेसिस। सो एक दो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे हम कवर करते हैं, उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। S1 हार्ट साउंड और S2 हार्ट साउंड के दरमियान में क्या कौन सी स्टेज होती है कार्डियक साइकिल की, सिंपली यू हैव टू आंसर वेंट्रिकुलर सिस्टले। अब इसको हम ऊपर डायग्राम में भी देख लेते हैं। और दूसरा हाई यील्ड इन द लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज लेक्चर कि विच सेगमेंट ऑफ द ECG, कौन सा ECG का सेगमेंट है that corresponds to the A wave of the JVP। सो यहाँ पे मैंने सेगमेंट की बात की है, सो सेगमेंट भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब सेगमेंट का वर्ड क्वेश्चन में आ जाए तो ECG का कौन सा सेगमेंट A वेव के साथ कॉरस्पॉन्ड करता है, तो वो हम ऊपर अपनी फिगर में देख लेते हैं। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि S1 हार्ट साउंड और S2 हार्ट साउंड के दरमियान में कौन सी फेज़ है, तो सिंपली वेंट्रिकुलर सिस्टले। ओके, अगला पॉइंट था कि ECG का कौन सा सेगमेंट कॉरस्पॉन्ड करता है ए वेव के साथ, सो दिस इज़ द पीक ऑफ द ए वेव एंड दिस राइट हेयर इज़ द ए वेव, बिकॉज ए वेव इज़ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंक्रीज इन द एट्रियल प्रेशर, सो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द PR सेगमेंट। सो दिस वाज ऑल। सो आई होप कि ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।